हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूज़ होता है इसका, और क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इससे आते ही आते हैं। तो आपको ये सीखना ही है, ना सिर्फ मैथ्स में, आपको फिजिक्स में भी इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो हम लोग 1 to 1 स्टार्ट करेंगे। पहले स्केलर को देखेंगे और फिर हम लोग वेक्टर को देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग देखो एडिशन का सवाल है, अगर हम लोग दो वेक्टर को ऐड करना चाहें तो वो काफ़ी सिंपल है। तो अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, ठीक है, या आप दो वेक्टर को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल यूजुअल है, सिंपल है। जैसे सिंपल एडिशन होता है वैसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पास में कोई वेक्टर ए है और ए लिखा हुआ है क्या, 3i + 2j + 5k। ठीक है, ऐसा। और मेरे पास में बी मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2i - j और +k, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो a + b होगा, मतलब एडिशन होगा, तो क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, i को i से ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 और -1 आपका 1 बचेगा, तो सिर्फ j बचेगा, और k को k से ऐड करेंगे तो 5 और 1 6k हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्शन भी काफ़ी सिंपल है। आप डायरेक्टली 3 में 2 को माइनस कीजिएगा तो i कैप आएगा, 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 3j बचेगा। ठीक है, और +5 में -1 के करेंगे तो आपको 4k बचेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफ़ी सिंपल है। कह सकते हो कि जो है जिस डायरेक्शन में है सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो i को i से, j को j से, k को k से, ये तो काफ़ी सिंपल। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं डॉट, या तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, दोनों इसी का नाम है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, तो चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस बोलते हैं चूँकि इसमें क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो डॉट बोलते हैं, वो दिखता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस वाला जो है ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, या बोलो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है ना वो वेक्टर आएगा। इसका जो आंसर है, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आपका वेक्टर में आएगा। ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो सिंपली एक स्केलर वैल्यू होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो स्केलर मैग्नीट्यूड होगा यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जबकि इसमें डायरेक्शन के साथ आएगा। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखो स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, या तो डॉट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ स्केलर को। ठीक है, स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट, या बोलो डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये लेके आएंगे कि मान लो दो वेक्टर है मेरे पास में, लेट ए एंड बी। ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, बी 2 वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो दो वेक्टर के बीच में होगा। ओके, और मान लीजिए ऐसा है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, इस तरह से है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, तो दोनों देख रहे हैं दोनों जो है वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में मान लो एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा। तो अगर ए और बी दो वेक्टर है और उसके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये मैंने सपोज कर लिया कि दो वेक्टर ए और बी है और उसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। देन ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लिखें या तो स्केलर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ ए एंड बी इज, ये क्या होगा, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना है, एकदम मोहब्बत से। ठीक है, कि ए और बी के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इससे डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अगर बोलें तो क्या, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली इसको ए लिखोगे, इसको बी लिखोगे तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चूँकि मैग्नीट्यूड को सिंपली ए और बी करके भी लिखते हैं ना। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाता है क्या, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई
ए बी, ये मिल जाता है। या इसको ऐसे बोलो कि ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से हम लोगों को कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया यहाँ पे, किस चीज़ का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, ठीक है, बहुत यूज़ है इसका, हम लोग बात करेंगे अभी। ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, दो वेक्टर के बीच का एंगल का ये फार्मूला हो गया। ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए और बी होता है। अब डॉट कैसे निकालते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और पैरेलल होगा दो वेक्टर तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये सब इसके एप्लीकेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात ये करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नंबर 1 ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना, पहले आपको ये समझना है कि यूनिट वेक्टर में कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं, आई जे के लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। कौन कौन सा यूनिट वेक्टर जो हम लोग लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि आपको पता है एलोंग एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के एलोंग में आई लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के एलोंग में जे और और जेड एक्सिस के एलोंग में के लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर हमारा आई जे के में ही लिखा रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसको पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इधर मैं ले रहा हूँ सिमिलर, इधर मैं बात कर रहा हूँ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, ओके। और इधर मैं ले रहा हूँ डिससिमिलर यूनिट वेक्टर्स, ओके। मतलब यहाँ अगर मैं एक तरह का लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक तरह का लेता हूँ आई डॉट आई, ठीक है, तो ये 1 होगा, याद रखिएगा। जे डॉट जे ये भी 1 होगा, के डॉट के ये भी 1 होगा। मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जबकि अगर आप डिससिमिलर लोगे, यानी क्या, आई को आप जे से डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जे को आप के से डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, के को आई से डॉट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ हम डिससिमिलर, अगर हम अलग अलग लेते हैं यूनिट वेक्टर तो उसका डॉट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जबकि अगर आप एक जैसा लोगे, सेम टू सेम, ठीक है, तो उसका डॉट क्या आ जाएगा, उसका डॉट 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप प्रूफ कर सकते हो, जैसा मैंने अभी ऊपर एंगल वाला बताया था, क्योंकि आप जब सिमिलर लेंगे तो ये पैरेलल होगा तो एंगल 0 होगा, तो नो डाउट आपका आई डॉट आई क्या होगा, सिंपली दोनों का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वो 1 ही आएगा। जबकि आई डॉट जे करेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल क्या होता है, एक एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, तो एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉस 90 0 होता है, तो ऊपर वाले फार्मूला से 0 आ जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि अगर आप यूनिट वेक्टर अगर आप एक जैसा लेते हो तो उसका डॉट 1 होगा, और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो उसका डॉट आपका 0 होगा, ठीक है। अब इससे देखो, इससे क्या है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है ना निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस 4k ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बी दिया हुआ है, मान लो 2i प्लस j माइनस 3k ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है, सपोज करो यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से निकल जाएगा, कैसे, तो अब हम लोग ये देख लिए ना कि सिर्फ सिमिलर वाले में आपको वैल्यू मिलेगा, डिससिमिलर में 0 मिलेगा। तो बात खत्म हो गया। आप सेम वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। और आई डॉट आई आपका 1 हो गया तो वो हट जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है, आमने सामने, तो 2 और नीचे में 1 है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि जे डॉट जे क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 4 3 जा 12, के डॉट के आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से आ गया, 8 माइनस 12 क्या आ गया जी, -4 आ गया, ठीक है। देखो ए डॉट बी कितना जल्दी निकल गया। तो ये बस यही तरीका होता है ए डॉट बी का, कि आप आमने सामने बस मल्टीप्लाई कीजिए, आई डॉट आई हट जाएगा, जे डॉट जे हट जाएगा, और यहाँ पे भी आपका के डॉट के हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो जो फाइनली वैल्यू आया है वो क्या आया है, वो एक स्केलर आया है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कोई वेक्टर नहीं होगा, कोई आई जे के इस पे लगा हुआ नहीं है, सो इट इज़ ए स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, हमको इसी से करना है, ठीक है।
लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। आप आई को जे से करोगे, आई को के से करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस सेम टू सेम, तो बस यही एक सिंपल तरीका है जिससे आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, मान लो एक मैंने एग्जांपल लिया, एक मैं और ले लेता हूँ। सपोज करो मेरे को ए दिया हुआ है, आई और माइनस जे दिया हुआ है, ठीक है। जबकि मेरे को बी दिया हुआ है क्या, 3i प्लस 4j, ठीक है, और प्लस 2k ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करो तो ए डॉट बी आप करोगे, ए डॉट बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ऊपर में के का टर्म नहीं है, तो आप इसको 0k लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, मोहब्बत से कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। आई को आई से करेंगे 1 3 जा 3, जे को जे से करेंगे -1 इंटू 4 -4, ठीक है। और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आ गया -1। तो बहुत क्विकली आपको जो है ना डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको ये प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये था कि कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई दिस होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सिंस क्या हो गया जी, हम लोग ये देख लिए कि कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए और मॉड बी होता है, ठीक है। या सिंपली बोलो तो ऐसा होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर वेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है, इफ़ चलो परपेंडिकुलर का पहले ले लेते हैं। मान लो मेरा जो वेक्टर है ए, ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होगा, तो थीटा 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 0 होता है, ठीक है। यानी जो cos थीटा है वो 0 हो गया। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ए डॉट बी अगर 0 है इसका मतलब क्या है, अगर ए डॉट बी 0 है इसका मतलब है कि ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी का। ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी का। अब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो सिंपली उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो ए आपका पैरेलल टू बी है, ए क्या है, पैरेलल टू बी, इस केस में क्या होगा, इस केस में थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए बी, ये जो मल्टीप्लीकेशन इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ए डॉट बी बाई ए बी क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। तो इससे अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में है, मैं आपको सलाह दूंगा ना कि अगर हमको परपेंडिकुलर का केस लेना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करें, और अगर हमको पैरेलल का केस लेना हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यानी वेक्टर वाले का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा होगा तो वो 0 वाला केस ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हालांकि आप ये देख सकते हो कि अगर पैरेलल है तो ये भी रिजल्ट है कि ए डॉट बी बाई ए बी क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, चूँकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो है इसके एप्लीकेशन में, वो है प्रोजेक्शन। क्या है जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है ये समझ लो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ एक प्लेन, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन ले लिया है ये, ठीक है। तो ये मैंने प्लेन ले लिया, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेक्टर, ठीक है, कोई एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं, मान लो ये मेरा वेक्टर हो गया जी, ये, ठीक है, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। और इसका वैल्यू है क्या, 3i और प्लस 2j ऐसा है, ठीक है। तो नो डाउट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करोगे तो ठीक है, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो 3i होगा, और ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो 2j होगा, ठीक है। तभी तो ये 3i प्लस 2j बन रहा है। दिस इज़ द वेरी सिंपल, ये आपको पता है, वेरी सिंपल एक कंक्लूजन है, ठीक है, कि अगर ये 3i प्लस 2j है तो ये 3i होगा, ये 2j होगा, यानी ये 2j होगा, यानी कह सकते हैं कि इधर ये 2j होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन है क्या, प्रोजेक्शन असल में ये होता है ना कि जो वेक्टर है आपका, जो वेक्टर है उस वेक्टर का छाया, यानी उसका जो इमेज बन रहा है एक्स एक्सिस पर वो कितना है, तो नो डाउट 3i है, ठीक है। इसी तरीके से इसका इधर देखोगे तो कितना है, तो ये 2j है, ठीक है।
अगर हम लोग सिंपली ये बात करें कि प्रोजेक्शन लेंथ कितना है, तो प्रोजेक्शन लेंथ 3 है, ठीक है। इधर प्रोजेक्शन लेंथ कितना है, 2 है, ओके। तो प्रोजेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्केलर में लेंगे, ठीक है, वेक्टर में नहीं लेंगे। ये पूरा कंपोनेंट कहलाता है, समझिएगा। 3i पूरा क्या कहला रहा है, ये पूरा कहला रहा है कंपोनेंट। क्या कहला रहा है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ओके। अगर हम सिर्फ 3 लें, अगर हम यहाँ से सिर्फ 3 की बात करें वैल्यू की, तो ये क्या है, तो ये जो है ना, ये है आपका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है, ओके। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या है, ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग किसके, अलोंग आई कैप, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आई कैप होता है। तो ये अच्छा, ये 3 क्या है, तो ये 3 आप ये भी जानते हो कि ये इंटरसेप्ट लेंथ होता है, ठीक है, इसमें हम सारा चीज़ पढ़ चुके हैं ना। तो ये क्या है, ये इंटरसेप्ट लेंथ भी कहलाता है, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस का ये इंटरसेप्ट लेंथ भी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत तरह का नाम है। तो जब हम लोग आई और जे में लिखेंगे तो प्रोजेक्शन बोलेंगे, और सिंपली आई जे हटा के बोलेंगे तो उसको, सॉरी, आई और जे में लिखेंगे तो कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है, और आई और जे हटा देंगे तो वो हमारा प्रोजेक्शन कहलाएगा, जो कि इंटरसेप्ट लेंथ होता है। तो बात समझिएगा, ठीक है। मतलब इन जनरल मान लो कि अगर जो है आर वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर अलोंग आई कैप, यानी एक्स एक्सिस क्या है, तो एक्स है। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग जे कैप, यानी वाई एक्सिस में क्या है, वाई है। और प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग के कैप, यानी जेड एक्सिस, ये क्या है, ये आपका जेड है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन तो काफ़ी ईजिली है, बस उसका छाया एक्स की तरफ क्या पड़ रहा है, वाई की तरफ क्या पड़ रहा है, उस छाया की लंबाई क्या है, लेंथ, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरे पास में 2 वेक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि मान लो मेरे पास में 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ऐसा ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी, इस तरह से, ठीक है, और एंगल बन रहा है दोनों के बीच में थीटा, ऐसा। अब आपको अगर यहाँ पे पूछ दे, क्या पूछ दे, आपको पूछ दे कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। या आपको ऐसे बोल दे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर क्या होगा। प्रोजेक्शन पूछ रहा है आपको, एलोंग बोले या पैरेलल बोले, ये वेक्टर में बराबर की बात होती है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी क्या होगा। तो देखो, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि अगर कोई वेक्टर है इस तरह का, ठीक है, मान लो ये मेरा कोई वेक्टर है और ये मेरा है इधर का एक्सिस, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। हाँ, ये मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मान लो एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये कोई वेक्टर ए है, और ये थीटा है। तो आपको पता है कि ये इधर जो वैल्यू बनता है, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ, वो क्या बनता है, वो बनता है ए कॉस थीटा। क्या बनता है, ए कॉस थीटा, ठीक है, ये लेंथ। और इधर जो लेंथ बनता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ये वाला ए साइन थीटा, ठीक है, ओके। ए का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हमको ए कुछ पता नहीं है, जैसे ऊपर में था, सिर्फ ये पता है कि एंगल थीटा बना रहा है, तो ये ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर आपका ए साइन थीटा होता है, ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो रट लो, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। क्योंकि देखो ये आपका लेंथ ए है ना, तो भाई आपको हाइपोटेनियस पता है ए है, तो बेस कितना होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ए है तो बेस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इस ट्रायंगल में आओगे, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे आप, या यहीं पे आप साइन थीटा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो ए है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, यानी ये वाला ए साइन थीटा है, तो आमने सामने तो ए साइन थीटा ही होगा, पैरेलल वेक्टर का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए का एक्स एक्सिस के अलोंग में प्रोजेक्शन क्या है, ए कॉस थीटा, दिस इज द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब भी आपको बोलेगा ना कि आपको निकालना है प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये हो गया आपका ए कॉस थीटा,
ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होगा, तो इसका जो छाया का लंबाई होगा, ठीक है, जो इसका छाया का लंबाई इस पे पड़ेगा, इस पे, ठीक है, तो वो आप जैसे देख सकते हैं कि ए का ए कॉस थीटा पड़ता है इधर, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए कॉस थीटा ही होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको थीटा पता है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा, सिंपली ए कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हमको थीटा पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्या कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ओके। अब ये ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, तो मोहब्बत से बच रहा है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी लिखिए या तो बी का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तब आपको देखो एक रिजल्ट मिल रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है जी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू बी, वो क्या होता है, ए डॉट बी बाई बी होता है, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जिस पे प्रोजेक्शन निकल रहा है ना, जैसे बी के अलोंग निकल रहा है तो आपको नीचे बी लेना है, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ऊपर में तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ओके। तो या तो सिंपल ये है, एक कॉस थीटा याद रखो और यहाँ से आप फ़ौरन से डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। जितना फार्मूला याद रखते हैं उतना कन्फ्यूज़न होता है, तो फार्मूला जब भी याद रखिए तो लॉजिक से याद रखिए। तो अगर आप ये एक कॉस थीटा याद रखेंगे तो यहाँ से ये निकालना ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग, ठीक है, बी या तो पैरेलल टू बी, ये क्या होगा, तो ये आपका हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। इसी तरीके से तो अगर आप फार्मूला यूज़ करते हो तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पूछ देता है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी पूछता है, अगर बी अलोंग ए, ठीक है, तब ये उल्टा हो जाएगा, अलोंग ए बोलिए या पैरेलल टू ए बोलिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो जिसके अलोंग में निकाल रहे हैं आप, बस आपको ये देखना है, जिसके अलोंग में आप निकाल रहे हो वही डिवाइड में आएगा, ठीक है, उसी का मैग्नीट्यूड आपको डिवाइड में लेना है। जिसके भी अलोंग में निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड में लेंगे और ऊपर तो ए डॉट बी रहेगा, ठीक है। तो ये एक देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, मैं इसको इनबॉक्स कर दे रहा हूँ। ये सारा फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या होता है जी, प्रोजेक्शन ऑफ, मान लो आपके पास में आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर आपको ऐसा दिया हुआ है, एक्स आई वाई जे जेड के ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, अलोंग एक्सिसेस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में कितना होगा प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्स होगा, वाई एक्सिस के अलोंग में वाई होगा और जेड एक्सिस के अलोंग में जेड होगा, ठीक है। अब आप याद कीजिए कि यही आपका डायरेक्शन रेशियो भी होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से कई बार आपको ऐसे पूछ देता है कि मान लो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए हम 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है ऐसा x1 y1 z1, ओके, एंड x2 y2 z2, ठीक है, अलोंग एक्सिसेस। तो फिर से देखिए, आपको बस सिंपल यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये जो भी वेक्टर बनेगा इन दोनों पॉइंट से, x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से, तो इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा उसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है अलोंग एक्सिसेस, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, तो 2 पॉइंट से आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और z2 माइनस z1 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो प्रोजेक्शन काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट और इसका एप्लीकेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या हम लोग लेकर आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है,
क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या तो बोलिए वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर दो वेक्टर है आपके पास में ना, जैसे ऊपर में हम लोग लिए थे, तो अगर ए और बी के बीच में आप क्रॉस निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में साइन थीटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, ऊपर देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आया था, कॉस थीटा आया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। या सिंपली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ऊपर से कॉस थीटा का मिलता है, यहाँ आपको साइन थीटा का मिल रहा है। अगेन यहाँ से आप एंगल बिटवीन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन के टर्म में। तो ये आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी देगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो डॉट प्रोडक्ट है। ये सब आप नोट में लिखिएगा कि अगर आपको एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आएंगी, जो भी इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आएंगे या रिमार्क्स आएंगे वो देख लीजिए, ठीक है। तो नंबर वन ये है कि अगर आपका दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, अगर दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका साइन जो 90 है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये आपका ए क्रॉस बी बाई ए बी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होगा। तो परपेंडिकुलर के केस में इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 केस ये है यहाँ पे कि अगर ए मान लो मेरा पैरेलल है बी के, ये अगर पैरेलल होगा बी का, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा आपका 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे परपेंडिकुलर वाला इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है जी, 0 है, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब क्या है कि वेक्टर आपका क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। रिमार्क्स में मैं लिख देता हूँ और जो मैं इनबॉक्स करूँगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। कि अगर आपको दिखाना है परपेंडिकुलर, क्या दिखाना है, ए परपेंडिकुलर बी दिखाना है, तो जैसा मैंने ऊपर बताया था आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, और ये अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ए क्या होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, और अगर आपको पैरेलल दिखाना है, ए पैरेलल टू बी, तो पैरेलल के लिए आप क्या कीजिए, आप निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और वो 0 आ जाएगा। तो जो 0 वाला केस है ना, वो चूँकि ज़्यादा ईजी होता है और उससे काफ़ी ईजिली कंक्लूड भी करेंगे और काम भी ईजी होगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। मैं इसको इनबॉक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो आप डॉट प्रोडक्ट को ले लीजिए, वो 0 आ जाएगा, और अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते कैसे हैं, तो चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाएगा, उसके लिए हमारा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई जे और के, इसका आपको देखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं अगेन एक बीच में पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर बांट देता हूँ, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इधर हम लोग एक जैसा वाला लेंगे सिमिलर यूनिट वेक्टर, और इधर हम लोग ले लेंगे डिससिमिलर ओके यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिमिलर लेते हैं ना, यानी अगर आप आई को क्रॉस करते हैं आई से तो 0 होगा, ठीक है। जे को क्रॉस करते हो आप जे से तो 0 होगा, के को आप क्रॉस करोगे के से तो आपका 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिससिमिलर में अगर आप आई को क्रॉस करेंगे जे से तो आपको के मिलेगा, ठीक है। अगर आप जे को क्रॉस करेंगे के से तो आपको आई मिलेगा, और अगर आप के को क्रॉस करोगे आई से तो आपको क्या मिलेगा, आपको जे मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखो ये अगेन वहीं से आ जाएगा, जैसे हम लोग अभी देखें ना कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी हमारा होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप आई क्रॉस आई कर रहे हैं, यानी आप
एक ही वेक्टर ले रहे हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि साइन 0 0 होता है, तो आई क्रॉस आई जैसे ही करोगे पूरा 0 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आई क्रॉस जे करते हैं तो आई क्रॉस जे करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको थीटा क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो आई क्रॉस जे का हमको एक वैल्यू मिलेगा और वो क्या होगा, वो के कैप होगा, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना कि ये जो है ना आपका हमेशा एक सर्कल में चलेगा, ठीक है। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये आपका हमेशा एक सर्कल में चलेगा, मतलब क्या, मतलब आप यहाँ पे समझ लो ये आई है, ठीक है, ये समझ लो मेरा जे है और ये समझ लो मेरा के है, ठीक है। तो ये हमेशा इस सर्कल में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कल में, ठीक है, इस सर्कल में। यानी क्या, यानी अगर मैं आई को जे से क्रॉस करूँगा तो तीसरा वाला मिलेगा के, और इसी सेंस में अगर हम जे को के से क्रॉस करेंगे तो हमको आई मिलेगा, और के से आई को क्रॉस करेंगे तो हमको जे मिलेगा, ठीक है। मतलब इसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर आप सेंस चेंज करते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ऐसे लगाते हो, ठीक है, जे क्रॉस आई करते हो अगर आप, तो आपने उल्टा चला, ठीक है, जे से आई उल्टा आए, जो मेरा सेंस ऑफ रोटेशन है उसके उल्टा चलेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस हो जाएगा के, ठीक है जी। अगर आप जैसे यहाँ पे जे क्रॉस के है, इसका आप उल्टा चलेंगे के क्रॉस जे, ठीक है, तो के क्रॉस जे का मतलब है कि आप उल्टा चल रहे हैं तो आपको तीसरा वाला माइनस में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेते हो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के लेने से यहाँ पे भी उल्टा चल रहे हैं तो आपको माइनस जे मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप उल्टा चलेंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या कि याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी में ना, जैसे ही हम इसको बी क्रॉस ए करेंगे, ठीक है, क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर गया। पहले आप ए से बी जा रहे थे, अब आप बी से ए आ रहे हो, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा उल्टा डायरेक्शन के लिए माइनस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जबकि जब आप ए डॉट बी लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में, या बी डॉट ए लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, इसमें कोई ये कोई वेक्टर में आएगा नहीं। तो वेक्टर में आएगा नहीं तो इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चलता है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिमार्क है, ये आप याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही आप उल्टा लेंगे तो माइनस आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो अब आपका यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, यहाँ पे देखो जस्ट उल्टा आया है। आप देखोगे तो आप कंपेयर करना, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो सिमिलर में 1 था और डिसिमिलर में क्या था, 0 था। जबकि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सिमिलर में 0 है और डिसिमिलर में थर्ड वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो बहुत इसको अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 2 वेक्टर दिया है तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। मान लो मेरे को 2 वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, एक मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस के, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ b इज इक्वल टू -2i प्लस j और माइनस के, ठीक है। अब हमको इसका क्रॉस करना है, a क्रॉस b। तो 2 तरीका है, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप मोहब्बत से दोनों को ऐसे क्रॉस करके लिख दीजिए, 3i प्लस 4j प्लस के, ये बीच में क्रॉस, और फिर आपका -2i प्लस j माइनस के, ठीक है, ओके। अब आप क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस करेंगे तो चूँकि स्केलर वैल्यू तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी 3 और 2, इसका क्रॉस क्या होगा 3 और 2 का, तो 3 और -2 -6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मोहब्बत से आ जाएगा -6, और यहाँ पे i क्रॉस i कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर 3 का इसके साथ करो तो 3 1 जा 3 और i का j के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ऑर्डर से आपको लिखना है, पहले i है फिर j है, तो i क्रॉस j, ठीक है। फिर माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -3 बाहर आ जाएगा, और i का हो जाएगा k के साथ में क्रॉस, ठीक है। तो हम लोग पहला टर्म को सबके साथ में कर लिए। अब दूसरा टर्म को करो तो प्लस 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 2 जा -8 हो जाएगा, ठीक है, और j क्रॉस i होगा, क्या होगा j क्रॉस i, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो 4 1 जा 4 होगा, और क्या होगा जी j क्रॉस j हो जाएगा, j क्रॉस j, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो 4 -1 -4, और j क्रॉस k हो जाएगा, क्या हो जाएगा j क्रॉस k, ठीक है। फिर आप लास्ट वाला उठाइए तो फिर प्लस में यहाँ पे करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k और i का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा k क्रॉस i, ठीक है।
फिर इसका इसका करेंगे तो प्लस ही आएगा और सिंपली हो जाएगा के क्रॉस जे, ठीक है। और इसका लास्ट वाला करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और हो जाएगा आपका के क्रॉस के, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी लगाइए। प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी ये था कि सिमिलर वाला सब जीरो हो जाएगा, मतलब आई का जीरो, जे का जीरो और के का जीरो। तो ये तो सबसे पहले आपका जीरो हो गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये सब आपका जीरो हो गया, यानी खत्म हो गया ये सब, को हटा दो। अब देखो, अब जहाँ आई क्रॉस जे आया है वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा के, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये आपको बस प्रॉपर्टी याद रखना है कि आई क्रॉस जे के, ठीक है। और इसी सेंस में ये प्लस में आएगा जबकि ये माइनस में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है बात, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होगा? ये 3 बचेगा, आई क्रॉस जे के बचेगा, ठीक है। फिर ये आपका -3 बचेगा। अच्छा, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा है, ठीक है। तो ये आपका -j होगा, चूँकि के क्रॉस जे क्या होता है। अब आप कभी भी करके देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। आई ले लो, जे ले लो, के ले लो, ठीक है। और हमको ऐसे चलना पड़ता है, तो अब हमको चलना तो ऐसे है, बट हम क्या देख रहे हैं कि अभी मेरा यहाँ पे आई क्रॉस के है, यानी उल्टा है। तो जहाँ उल्टा होगा तो -j लगाएंगे, ठीक है। तो ये -j। इसका एक सस्ता तरीका भी है, मैं सस्ता वाला बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको आप बस देख लो, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये -8 है ना, जे क्रॉस आई, तो ये भी उल्टा है, -k होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 है, ये जे क्रॉस के, ये सीधा है, ये आपका आई देगा। फिर यहाँ पे आपका -2 के क्रॉस आई, ये सीधा है, ये आपको जे देगा। और के क्रॉस जे, ये आपका उल्टा है, ये आपको -i देगा, ठीक है। अब एक जैसा चीज़ को मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, जैसे 3k है, पहले i को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे -4i है और -i, तो -5i बन गया, ठीक है। फिर ये माइनस +3j है और आपका यहाँ पे -2j है, तो आपको प्लस में j मिलेगा। और यहाँ पे देखो 3k है और यहाँ पे आपका +8k है, ठीक है। तो ये आपका 11k हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया -5i + j + 11k। ए क्रॉस बी का वैल्यू ऐसे निकल, बट इतना मेहनत से निकालना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक सस्ता तरीका बता रहा हूँ। सेकंड वे क्या है इसका सेकंड तरीका, मोहब्बत से डिटर्मिनेंट यूज़ कीजिए आप, डिटर्मिनेंट, ठीक है। कैसे? तो ए क्रॉस बी को आप ऐसे ले लो डिटर्मिनेंट में i j k, ठीक है। ऊपर में ले लो, पहले आप ए का कोएफिशिएंट लीजिए 3, 4 और 1, तो 3, 4, 1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। फिर आप बी का कोएफिशिएंट लीजिए -2, 1, -1, -2, 1, -1। तो कुछ करना नहीं है, मैंने क्या बताया, सबसे पहला रो में आपको आई जे के यानी ले लेना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। दूसरे रो में आपको ए का कोएफिशिएंट लेना है आई जे के का, और तीसरे रो में बी का। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ठीक है, चूँकि पहले ए है तो सेकेंड रो में आएगा और बी बाद में है तो वो थर्ड रो में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, तो पहले आई कैप को ले लेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए। तो आई को लेंगे, ठीक है। तो आपको तरीका पता है कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट, जब हम लोग आई को लेंगे और आई के जब हम लोग पूरे इस कॉलम को और रो को छिपा लेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपका ये बचेगा। अब ये जो बचेगा तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 - 1 -4 और फिर बीच में -1, ठीक है। तो ये आई का हो गया। फिर आप -j लोगे, फिर j का कॉलम और j का रो छिपा देंगे, तो यहाँ पे 3 - 1 -3 आएगा और ये -2 × 1 क्या आ जाएगा, ये बीच में +2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग +k कैप लेंगे और ये कॉलम और ये रो छिप जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और +8 हो जाएगा, 3 + 8, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो डिटर्मिनेंट में। अगर आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने नहीं आता है तो आप सिंपली सर्च कीजिए मेरे प्लेलिस्ट में डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको वहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सस्ता है निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, ये -5 हो जा रहा है, -5i। यहाँ पे -3 + 2 -1 बचेगा, ठीक है। -1 माइनस तो +j बच रहा है और यहाँ पे 8, 3 आपका 11 बच रहा है। तो देखो कितना मोहब्बत से आपका ये आंसर आ गया, -5i + j + 11k, ठीक है। अब देखिएगा एग्जैक्टली सेम आंसर आया, आप देखो मैच कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू देख लो आप, ठीक है, बिल्कुल सेम वैल्यू है ना। तो भाई इतना मेहनत नहीं करना, आपको सिंपली डिटर्मिनेंट लगा करके बहुत छोटा सा जल्दी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो और भी प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, बट आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकालना सीख लिया है और इसका अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लो कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपका क्या क्या काम जल्दी से हो सकता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, बट इसका जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो क्रॉस प्रोडक्ट्स के यूज़ से किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो
हम लोग डॉट में ये पढ़े कि ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, वो आपका होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये सिंपली क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, ओके। लेकिन जब आप ए क्रॉस बी की बात करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये एक्चुअली होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और इसमें एक डायरेक्शन भी होता है एन कैप, ठीक है। एक, चूँकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को आपको लिखना है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एन कैप लिया है, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये एक वेक्टर होता है जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये तो नो डाउट इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानना चाहिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये है एन कैप, इसका डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन होता किधर है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ए और बी आपको ऐसा दिया हुआ है, ये ए है, ये आपको बी है, ठीक है। या इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ए और बी और बीच में ऐसे हो गया थीटा, चूँकि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ जाएंगे, ठीक है, ए से बी की तरफ। अब आपका देखो ये एक प्लेन बन गया, क्या बन गया, एक बन गया ये प्लेन। जैसे मैं इस प्लेन को कंप्लीट करूं तो इस तरह का ये प्लेन बनेगा, ठीक है, ये इस तरह का एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। मतलब प्लेन कैसे बनाते हैं, एक मैंने सामने ले लिया ए के पैरेलल में एक, ठीक है, और ऐसे ले लिया मैंने बी के पैरेलल में, मतलब एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेन, ये पूरा प्लेन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये जो है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, ठीक है। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, इस प्लेन पे आप एक परपेंडिकुलर रखिए, ठीक है, क्योंकि एक टेबल का डेस्क है, टेबल का टॉप है कह लो, ठीक है। तो इस टेबल के टॉप पे आप कोई रख दो पेंसिल, इस पे पेंसिल आप रखोगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इस पर इन दोनों से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे दिखाओ या बीच में आप इसको ऐसे दिखा दो। तो समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ कि वो क्या होगा, वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप इज डायरेक्टेड क्या, एलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी से जो प्लेन बनेगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा अपने राइट हैंड पाम रूल से, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड में काम करते हो फिजिक्स में, ठीक है। आप अपना जो है ले लीजिएगा ये दायां हाथ, उसको फ्लैट कर दीजिएगा और ए से बी की तरफ कर्ल कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने फिंगर को इधर रखा, ठीक है, ये आपका फिंगर इधर रखाया, राइट हैंड आपका इस तरह से आप रख देना ए की तरफ, ठीक है। तो जब आप राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे तो वो ए को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये ए को पॉइंट कर रहा है। अब आप अपने अंगूठे को मोड़ो, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में मोड़ते हो, अपने आप कर्ल को पेंच करो बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो जब आप पेंच करेंगे तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। और यहीं पे अगर हमको बी क्रॉस ए करना होता तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम बी क्रॉस ए करेंगे तो हम बी की तरफ हाथ रखेंगे, तो आपका देखिएगा आपका जो अंगूठा है नीचे चला जाएगा। जब आप बी से ए की तरफ मोड़ोगे ना तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बी क्रॉस ए है वो क्या आ जाएगा, वो आपका उसका डायरेक्शन आ जाएगा माइनस एन कैप। डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका, माइनस एन कैप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को करने से डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बात किए हैं, और जो मेरा कुछ वीडियो वाला ग्राफ है जिसमें मैंने अपने हाथ को स्ट्रेच करके दिखाया है उसमें देख लेना, क्योंकि इसमें मेरा वीडियो आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट आई होप आपके समझ गए होंगे कि कैसे इसका डायरेक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है। नंबर 1 बोलता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी, ठीक है। देखो वही बात आ गया ना कि 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, उससे कोई प्लेन बना लीजिए। तो उस प्लेन पर एक वेक्टर आपको निकालना है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो सिंपली ए बी क्रॉस ए सी होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो एन कैप था वो क्या था, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन था। तो यहाँ पे भी आपको निकालने के लिए वही करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि मान लीजिए आपके पास में 3 पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, और इससे ऐसा मेरा बन रहा है प्लेन, ऐसा, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा ए है,
ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट जब भी रहता है ए बी सी, तो इससे आप पहले ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बना लीजिए, ये आपको बनाने आता है, ठीक है। तो जब आप ए बी और ए सी वेक्टर बना लेंगे और दोनों को इनिशियल वेक्टर होगा जो कि पॉइंट ए से जो है ओरिजिनेट हो रहा है, तो अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे ए बी का और ए सी का, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी, ठीक है। मतलब फिर से आप देखोगे यहाँ पे एक प्लेन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा। सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस ए बी सी इज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इन वेक्टर फॉर्म। तो फिर से देखो ए बी सी आपका दिया रहेगा ना, तो सबसे पहला काम है हमको 2 वेक्टर बनाना है ए बी और ए सी, ठीक है, ये बना लीजिएगा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बना लीजिएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चूँकि ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर एरिया, मतलब ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा। अब एरिया का अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ना, दिस इज आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है इन स्केलर फॉर्म, और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो भाई जब भी अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया है, मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो ए बी सी अगर आपको पता है तो आप ए बी वेक्टर को उठाइए और ए सी वेक्टर को उठाइए, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल दीजिए, ओके, और उसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही बात बताया गया है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे अगेन 2 वेक्टर है ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होता है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे पैरेललोग्राम फॉर्म किया गया है, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया देखिएगा तो एरिया ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका ए बी साइन थीटा आ जाएगा, जहाँ पे एच क्या है, एच जो है वो आपका 2 पैरेलल साइड के बीच का गैप है। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी काफ़ी इजीली निकल जाएगा, बट हमारे लिए फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, क्या, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली एरिया निकाला गया है, चूँकि मैग्नीट्यूड है, तो मैं वेक्टर को हटा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं वेक्टर को हटा देता हूँ, ठीक है जी। अगर वेक्टर निकालना होगा ना तो आपको मैग्नीट्यूड हटा देना पड़ेगा, तब वो ना आई जे के में आएगा तो वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सिंपली एरिया निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड डाल देंगे, हाँ। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको एरिया निकालना है वनली तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा, चूँकि ये स्केलर वैल्यू होता है, ठीक है। और अगर आपको वेक्टर एरिया पूछेगा तो आप मैग्नीट्यूड को नहीं लगाएंगे। ये दोनों देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अगेन, कि आपको अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लो मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, एक और केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस को आप समझिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। मान लो मेरा पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एडजेसेंट साइड क्या है, एक का है ए, एक का है बी, ठीक है। ये एक में आपको एडजेसेंट साइड दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपको एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में डायरेक्ट जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या होगा, ये सिंपली हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, ओके, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बात समझिएगा, ठीक है। ये एरिया हो गया। और अगर आपको वेक्टर एरिया निकालना है, यानी आपको बोल रहा है कि आप जो है वेक्टर एरिया फाइंड कीजिए पैरेललोग्राम का, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चूँकि ये आई जे के में आएगा तो ये वेक्टर फॉर्म होगा, और मॉड निकाल देंगे मैग्नीट्यूड तो वो स्केलर वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली अगर सिर्फ एरिया पूछता है आपसे तो आप ऐसे निकाल देंगे, और वेक्टर एरिया पूछेगा तो ऐसे, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको एडजेसेंट साइड दिया रहेगा वेक्टर के फॉर्म में। और अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है, मान लो मेरे को डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर डायगोनल ले लेता हूँ, ओके, इस तरीके से एक ये ले लिया, ठीक है, और मैं एक और ले लेता हूँ, और एक मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपको दिया हुआ है डायगोनल, जैसे एक मान लो आपको ए दे दिया है, एक डायगोनल ए है और एक डायगोनल आपका क्या है, बी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दिया रहता है तो अगर आपको डायगोनल गिवन रहेगा ना,
तब उस केस में आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आप एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का। कैसे, तो अब आपको 1/2 A क्रॉस B करना है, 1/2 A क्रॉस B, ठीक है। और अगर आपको वेक्टर एरिया निकालना है तो वेक्टर एरिया निकालने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, 1/2 A क्रॉस B को छोड़ दोगे, इसका आप मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान दीजिएगा ना, अगर आपको साइड गिवन है, व्हेन साइड्स आर गिवन, अगर आपको साइड गिवन है वेक्टर फॉर्म में तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको डायगोनल गिवन है, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, ठीक है, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो वेक्टर एरिया या एरिया ये होगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको दिखाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आपको आ गया है, सिंपली मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ था कि अगर डायगोनल ए और बी है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर एडजेसेंट साइड ए और बी है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर द पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो चलो इस लेक्चर में काफ़ी इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट इसी से क्वेश्चन आएगा आपका जब भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो पक्का आता है वेक्टर से। तो आप इसको कर लोगे तो एक इजी चीज़ है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए इसको। और अगर आप पूरा कोर्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा कोर्स देख सकते हो। मेरा कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरे ऐप का नाम क्या है, तो जो मेरा यूट्यूब का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ वहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है, आपको भी वहाँ पे सिस्टमेटिक लर्निंग करने में मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।